ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, फिर होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फिर होगा प्रोसेस शेड्यूलिंग विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिर सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको सीपीयू शेड्यूलिंग पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 95% चांसेस है कि इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन बने। तो हम इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे आपके सारे के सारे फंडामेंटल, सारे बेसिक्स वगैरह और सारे के सारे एडवांस टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में। यानी कि अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है क्या, तो इसको हम बेसिक से शुरू करेंगे और सबसे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम एडवांस लेवल तक क्लियर करेंगे। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 4 प्रोसेस हमारे पास दे रखे हैं उसके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम के तौर पे। यानी कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं बता देता हूं कि अराइवल टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है। अराइवल टाइम वो है जब हमारे पास रेडी क्यू में वो आया है प्रोसेस, और उसके बाद बर्स्ट टाइम वो है कि उसको सीपीयू में एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ये है बर्स्ट टाइम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। 4 प्रोसेस है हमारे पास, P1 P2 P3। अब राउंड रॉबिन में क्या होता है भाई साहब, आप बोलोगे सीधा आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, राउंड रॉबिन में होता है ये तो बताइए आप। तो राउंड रॉबिन में हमारे पास दे रखा है कि की क्राइटेरिया टाइम क्वांटम का है। अब आप बोलोगे यार की क्राइटेरिया, आप ये सब क्या बात कर रहे हो, टाइम क्वांटम, तो इन सबको मैंने अच्छे से पिछले वीडियोस में भी समझा रखा है, बट क्योंकि हम ये बेसिक से कवर कर रहे हैं इस वीडियो को तो हम लोग इसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। टाइम क्वांटम क्या होता है कि प्रोसेसेस आर इन द रेडी क्यू लाइज इन द रैम। यानी कि रेडी क्यू जो हमारे पास पड़ा है वो रैम में लाई करता है। यानी कि हमारे पास स्टेट्स है, देखिए अब आपको मैं स्टेट्स एकदम बेसिक से बता देता हूँ कि हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी होती है। न्यू स्टेट होती है, उसके बाद रेडी स्टेट आती है, उसके बाद रनिंग स्टेट, उसके बाद वो टर्मिनेट स्टेट आती है और वेटिंग वाली स्टेट भी एक अलग आती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रॉपर वीडियो कवर कर रखा है। जो हमारी न्यू स्टेट है वो किस में है, वो सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में है। उसके बाद जो रेडी स्टेट है मतलब वो किस में है, वो हमारे पास रैम में है। उसके बाद रनिंग भी रैम में, सीपीयू में है हमारे पास। फिर उसके बाद टर्मिनेट हो गया, जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो वेटिंग क्यू में चला जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा फंडा होता है स्टेट्स का। अब जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस बना कैसे है, पहली बात तो जो हमारा प्रोग्राम हमने .C प्रोग्राम में लिखा है, तो उस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे, जैसे ही हम रैम में लेके आएंगे उसको, तो वो प्रोग्राम जो था वो हमारा प्रोसेस बन जाएगा। तो हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस है। अब टाइम क्वांटम को समझिए अगर हम, तो टाइम क्वांटम में क्या होता है, जब हमारे पास रेडी क्यू में कोई भी आ चुका है प्रोसेस, तो प्रोसेस जो है हमने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने रनिंग क्यू में भेजा है, यानी कि सीपीयू के पास भेजा है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में हमने ये देखा था कि प्रोसेस जो था जैसे ही सीपीयू में आया तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। ये किसमें देखा था हमने, ये नॉन प्रीएम्प्टिव में देखा था। बट जब हम राउंड रॉबिन में ये बात कर रहे हैं कि सीपीयू यूजेस टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मतलब कि अगर मान लो कि टाइम क्वांटम हमें दे रखा है 2 टाइम यूनिट का, तो सीपीयू क्या करेगा, जो P1 है, जब P1 का मान लो कि बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है, मान लो कुछ भी दे रखा है, तो जो सीपीयू है उसको टाइम क्वांटम 2 टाइम यूनिट तक ही रन करेगा। जो सीपीयू है P1 प्रोसेस को 2 टाइम यूनिट तक रन किया, फिर सीपीयू को कोई मतलब नहीं है बर्स्ट टाइम से कि कितना बर्स्ट टाइम उसका है या नहीं है। फिर क्या करेगा सीपीयू, आफ्टर 2 टाइम यूनिट्स प्रोसेस गोज बैक टू रेडी क्यू। यानी कि हमारे पास रनिंग क्यू में जैसे ही वो प्रोसेस आया 2 टाइम यूनिट तक सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको वापस किस में भेज दिया, उसको वापस भेज दिया रेडी क्यू के अंदर। तो ये हमारे पास फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस बॉट फॉर 2 टाइम यूनिट्स, यानी कि जब हमारे पास रैम में बहुत सारे रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े हैं तो P1 को हमने 2 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वापस से उसको रेडी क्यू में भेज दिया। जब दूसरा P2 को हमने 2 टाइम यूनिट तक किया, उसके बाद वापस से उसको रेडी क्यू में भेज दिया। अगर कोई प्रोसेस मान लो 2 टाइम यूनिट बर्स्ट टाइम ही है उसका, तो वो 2 टाइम यूनिट में कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। इफ बर्स्ट टाइम इक्वल टू 2 प्रोसेस फिनिशेस इन दैट क्वांटम, ये मैंने बता दिया। इफ बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन 2 पार्शियल एग्जीक्यूशन हैपन देन सेंड बैक टू रेडी क्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेडी क्यू का सीक्वेंस हमें मेंटेन करके रखना है। हम जितनी भी हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अभी लास्ट में देखे, SJF, SRTF, तो इन सारों में हमने क्या देखा, इन सारों में हमने देखा कि जो हमें एक गैंट चार्ट जो है वो मैनेज कर रहे थे, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। एक तो गैंट चार्ट मैनेज करना पड़ेगा और एक रेडी क्यू भी मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो गलत नहीं आएगा। टू मेंटेन सीक्वेंस मेक अ सेपरेट रेडी क्यू, यानी कि हमें एक रेडी क्यू और बनानी है। इन राउंड रॉबिन 2 क्यूज शुड बी मेंटेन। पहले सब में हम क्या कर रहे थे, एक ही गैंट चार्ट मेंटेन कर रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 क्यूज है वो मेंटेन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि राउंड रॉबिन जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम क्वांटम पे वर्क करता है। आफ्टर एवरी टाइम क्वांटम सीपीयू स्विच करेगा, तो सीपीयू स्विच करेगा प्रोसेस के बीच में, जैसे ही स्विच करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास दे रखा है P1 P2 P3, इसका P1 का अराइवल टाइम है 0, P2 का 1, P3 का 2, P4 का 4।
4, ये और इसका बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का 5, P2 का 4, P3 का 2 और P4 का 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 क्यू मेंटेन करके चल रहे हैं। 2 क्यू मेंटेन क्यों करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास एक रेडी क्यू भी हमें मेंटेन करनी है और एक रनिंग क्यू जिसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं। तो हमने 2 क्यू यहाँ पे लिख दी और टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या करना है, हमने भाई साहब क्या करना है कि जो हमारा जो है टाइम क्वांटम कितना दे रखा है हमें जो वो क्यू है, रनिंग क्यू है, वो 2 टाइम यूनिट तक ही चलानी है। यानी कि गैंट चार्ट में जब हम पहले परफॉर्म कर रहे थे कि हम सिंगल टाइम तक चला रहे थे एक प्रोसेस को, बट जैसे ही यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आ गया सीपीयू में, रेडी स्टेट है हमारे पास, रेडी स्टेट से जैसे ही हमारे पास रनिंग स्टेट में आया, तब हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को 2 टाइम यूनिट तक चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि और कोई अगला प्रोसेस आया तो नहीं है। अगर हमारे पास, तो अगर कोई अगला प्रोसेस आ रखा है हमारे पास, तो उसको हम रेडी क्यू में मेंटेन करेंगे और जो हमारा पहला प्रोसेस जो रनिंग क्यू में रन हो रहा है उसको हम वापस से रेडी क्यू में भेज देंगे अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर हम इसको देखें, एग्जांपल को देखें, तो हमने रनिंग क्यू मेंटेन कर रहे हैं, रेडी क्यू मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर है रेडी क्यू, रनिंग क्यू है नीचे। तो 0 से दोनों टाइम शुरू हो रहे हैं। तो हमने पहले देखा कि क्या 0 पे कोई भी प्रोसेस आ रखा है क्या हमारे पास, तो यस हमारे पास P1 है जो वो आ रखा है। तो हमने क्या किया, P1 को क्या किया, रेडी क्यू में लेके आए P1 को। तो P1 को जैसे ही रेडी क्यू में लेके आए और देखेंगे क्या और कोई प्रोसेस है P1 के अलावा, तो नहीं, P1 के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। तो हमने P1 को वहां से हटाया और लाए किसमें, रनिंग क्यू में। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पर एग्जीक्यूट कितना करेंगे, पर उसका बर्स्ट टाइम देखो कितना है P1 का 5 बर्स्ट टाइम है। पर क्या हम उसको 5 बर्स्ट टाइम तक करेंगे एग्जीक्यूट, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम क्वांटम क्या दे रखा है, टाइम क्वांटम हमारे पास 2 दे रखा है। तो हम P1 को कितनी देर तक एग्जीक्यूट करेंगे, 2 टाइम यूनिट तक करेंगे। तो P1 को हमने 2 टाइम यूनिट तक किया। तो अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपको डायरेक्ट P1 को रेडी क्यू में नहीं भेजना है। पहले आपको ये देखना है कि आपने 2 टाइम यूनिट तक उसको कर दिया एग्जीक्यूट, पर 2 टाइम तक जो है कोई और प्रोसेस आया है क्या हमारे पास। तो 2 टाइम यूनिट तक कौन कौन सा आ गया, P2 आ गया हमारे पास 1 में आ गया था और P3 आ गया हमारे पास 2 पे आ गया था। तो हमारे पास अराइवल टाइम दोनों का P2 और P3 है। तो आपको सबसे पहले ये मेंटेन करना है कि रेडी क्यू में P2 लिखना है, फिर P3 लिखना है, क्योंकि P2 1 पे आया, P2 3 पे आया, सॉरी P3 2 पे आया। तो इन दोनों को हमने रेडी क्यू में लिख दिया। तो P2 और P3 को रेडी क्यू में लिख दिया। फिर देखेंगे कि जो P1 है उसको हमने 2 टाइम यूनिट तक कंप्लीट कर लिया। तो P1 को वापस रेडी क्यू में भेजो, क्यों, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम तो 5 था। अभी हमने कितना एग्जीक्यूट किया, उसको 2 ही एग्जीक्यूट किया है। तो 5 में से 2 गए तो वो कितना बचा पीछे, वो 3 बचा पीछे। तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास रेडी क्यू में हमने वापस भेज दिया P1 को, P2 P3 P1, ये इसका प्रोसेस हो गया, सॉरी ये इसका सीक्वेंस हो गया। अब हम क्या जान रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्रोसेस हम एक टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हम देख रहे हैं अभी तक, जब जितने भी एग्जांपल देखे। तो हम क्या करेंगे, हम लाएंगे अब P2 को। जैसे ही हम P2 को रनिंग क्यू में लेके आते हैं, तो P2 को रनिंग क्यू में लेके आके हम कितना रन करेंगे उसको, 2 टाइम यूनिट तक। तो 2 टाइम यूनिट तक उसको रन किया, बर्स्ट टाइम कितना बच गया उसका, 4 था पहले, तो उसका बच गया 2। फिर हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि 4 पे हमारे पास कोई आया है या नहीं आया है प्रोसेस। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रोसेस P4 है जो 4 पे आ चुका है। तो हमने क्या किया, उसकी जो एंट्री है P1 के बाद लिख दी P4, यानी कि जो हमने पहले लिखा था P2 P3 लिखा था, उसके बाद P1 लिखा था, उसके बाद हमने क्या लिख देंगे, हम P4 लिख देंगे। क्यों, हमारे पास 4 टाइम यूनिट पे हमारे पास प्रोसेस जो है वो आ चुका है P4। अब हमें हमारे सारे प्रोसेस जो है रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब बस हमारे यहाँ तक जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें गलती कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना यही है, आपको रनिंग क्यू से भेजने से पहले रेडी क्यू में आपको यही देखना है कि प्रोसेस कोई अराइव तो नहीं हो चुका हमारे पास। तो हमारे सारे प्रोसेस में अराइव हो चुके हैं। अब कौन सा प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किया, हमने किया भाई साहब P2 कितने तक कर दिया हमने, 2 तक कर दिया। वो पहले उसका बर्स्ट टाइम था 4 और अब बच गया उसका 2। तो जो P2 है उसको हमने वापस भेज दिया कहाँ पे, P4 के पीछे, यानी कि P4 तो आ रखा है और P4 के पीछे उसको वापस एंट्री कर दी हमने। तो अगला प्रोसेस कौन सा हमारा, अगला प्रोसेस हमारे पास P3। तो रेडी क्यू से उसको हम लाए रनिंग क्यू में, उसको रन किया 2 टाइम यूनिट तक और उसका बर्स्ट टाइम कितना है P3 का बर्स्ट टाइम है भाई साहब 2। तो ये तो 2 तो पूरा हो गया इसका बर्स्ट टाइम, यानी कि ये कंप्लीट हो गया P3। तो P3 क्या हो जाएगा, P3 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब 6 टाइम यूनिट पे हम खड़े हैं गैंट चार्ट में। तो 6 पे आपको देखना है कि प्रोसेस कोई आया है या नहीं आया है। तो हमारे पास 4 ही प्रोसेस थे, 4 ही प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है, इसमें से P3 कंप्लीट हो गया। तो P3 को आप यहाँ पे काट सकते हो सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रोसेस P3 के बाद कौन सा है रेडी क्यू में, रेडी क्यू में P3 के बाद है P1। तो P1 को हमने जैसे ही रनिंग क्यू में लेके आया, उसको भी 2 टाइम यूनिट तक चलाया, 6 से 8 तक हमने चलाया। तो हमारे पास क्या हो गया, P1 कितना बच गया पीछे, पहले 3 था उसका अपडेटेड बर्स्ट टाइम, फिर 3 से 2 हमने चला दिया, तो कितना बच गया, उसका 1 ही बच गया। और P1 को हमने वापस कहाँ भेज दिया, P1 को वापस हमने भेज दिया रेडी क्यू में। तो P2 के पीछे उसकी एंट्री कर दी हमने। फिर अगला प्रोसेस कौन सा है, उसके बाद अगला प्रोसेस हमने चेक किया कि नया प्रोसेस तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस तो हमने रेडी क्यू में ले आए। तो अगला प्रोसेस जैसे हमारे पास रनिंग क्यू में P4 आया, तब आप देखो कि P4 का जो है बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम उसका तो 1 ही है। तो यहाँ पे आप मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि इसको 2 टाइम यूनिट तक चला दिया। 2 टाइम यूनिट तक नहीं, हमें नहीं चलाना है। अगर आप 8 से लेकर 10 तक चला दोगे तो क्या होगा, 1 टाइम यूनिट तक CPU आइडल रह जाएगा। तो हमें आइडल नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपको बर्स्ट टाइम भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि 1 दे रखा है यहाँ पे। तो P4 का
बर्स्ट टाइम तो एक ही है, तो हमने 8 से 9 तक एक ही टाइम यूनिट तक के लिए उसको चलाया, तो यहाँ पे हमारे पास P4 भी कंप्लीट हो गया और वो टर्मिनेट हो गया P4। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, P2 है हमारे पास नेक्स्ट। तो P2 को क्या किया हमने, P2 को चलाया हमने 2 टाइम यूनिट तक, आया हमारे पास 9 से 11 तक उसको चलाया, तो P2 कितना बचा होता, वो भी 2 बचा था, तो वो भी टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है P1, तो P1 को कितना चलाएंगे हम, उसका भी एक बचा है, तो P1 को चलाया हमने 11 से 12, तो हमारे पास P1 भी टर्मिनेट हो गया 12 के बाद। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए, रेडी क्यू हमने मेंटेन कर ली, रनिंग क्यू हमने मेंटेन कर ली, और हमने ये भी ध्यान दे दिया कि किस किस का एक बचा था बस टाइम, उसको भी हमने सही आराम से चला दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, जहां पे हमारे पास हमें राइट हैंड साइड से देखना है गैंट चार्ट में रनिंग क्यू में कि हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है, जैसे P1 सबसे लास्ट प्रोसेस है, उसका राइट हैंड साइड क्या है, तो P1 का राइट हैंड साइड में लिख रखा है हमने 12, तो उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम है उसका 12। और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, हमने राइट साइड में देखा कि P2 सबसे लास्ट में कब लिखा हुआ है, P2 सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया इसका P2 के राइट हैंड साइड में जैसे ही हमने देखा तो 11, तो P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया 11, और P3 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है, तो वो उसका राइट हैंड साइड हमने देखा तो P3 का है 6, और P4 का कब है 9। तो ये क्या हो गए, इसके कंप्लीशन टाइम हो गए। अब हमें कैलकुलेट करने हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हमने डिस्कस कर रखा है। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 12, अराइवल टाइम कितना है 0, तो P1 का क्या हो गया टर्न अराउंड टाइम 12 माइनस 0 यानी कि 12, P2 का हो गया 10, P3 का हो गया 4, P4 का हो गया 5, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं लेनी है, अब आपको जो शुरुआत में क्वेश्चन में दे रखी थी वही वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम के लिए हमने कैलकुलेट किया, टर्न अराउंड टाइम है P1 का 12 और बर्स्ट टाइम था उसका 5, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7 हो गया, P2 को हो गया 6, P3 का हो गया 2, P4 का हो गया 4। अब रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है भाई साहब कि CPU फर्स्ट टाइम उस प्रोसेस को कब कर हुआ माइनस अराइवल टाइम। P1 को सबसे पहले CPU कब मिला, तो P1 को सबसे पहले मिला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, अब गैंट चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, तो P1 को सबसे पहले मिला था 0 पे, और P1 आया कब था 0 पे, तो 0 माइनस 0 0, इसका रेस्पॉन्स टाइम हो गया P1 का 0। P2 का क्या हो गया, P2 को सबसे पहले CPU मिला था 2 पे, 2 आया कब था, P2 आया था 1 पे, तो 2 माइनस 1 1, इसका रेस्पॉन्स टाइम हो गया 1। P3 का कब मिला था CPU, P3 को मिला था 4 पे, और ये आया कब था 2 पे, तो 4 माइनस 2 2। अब P4 को कब मिला था, P4 को मिला था 8 पे, और ये आया कब था 4 पे, तो 8 माइनस 4 4, ये हो गया इसका रेस्पॉन्स टाइम। अब आपको इनके ज्यादा से ज्यादा आपको और अगर पूछे तो इनके एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम ये पूछ सकते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली इन चारों प्रोसेस को जोड़ के और 4 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको मैंने बोला था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्या होता है कि जितनी बार CPU ने स्विच किया, कि हमने P1 को जैसे भेजा तो P2 पे स्विच किया, काउंट टाइम्स व्हेन प्रोसेस सेव्ड एंड अनदर लोडेड, डू नॉट काउंट फर्स्ट लोडिंग एंड और लास्ट लोडिंग। मतलब लास्ट में क्या किया हमने, लास्ट में तो हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो वहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई, और सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई, उसके बीच में कितनी लाइन है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब रेडी की सीक्वेंस जो है वो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आपने पूरा का पूरा सीक्वेंस मतलब अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग हुआ तो हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब ये पूरा फंडा था राउंड रॉबिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्पशन, यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी कि हमारे पास अब क्वेश्चन में दे रखी होगी प्रायोरिटी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी कैसे दे रखी है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी अगर हायर द नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर लोअर द नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये आपको सीक्वेंस अगर दे रखा होगा तो आपको उस अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 प्रोसेस दे रखे हैं, उसके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम के साथ हमारे पास क्राइटेरिया क्या दे रखा है, क्राइटेरिया है हमारे पास प्रायोरिटी, यानी कि इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि जितना हायर नंबर होगा उसकी हायर प्रायोरिटी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 40 है प्रायोरिटी में नंबर हायर, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारे पास है, तो ये हमें दे रखा है। अब इसका हमें गैंट चार्ट बनाना है, इसमें गैंट चार्ट बनाना है, हमने देख लिया कि हमारे पास प्रायोरिटी में जो है और विद प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन में हम क्या करते हैं, हम प्रीएम्पशन में देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइम यूनिट तक हमें चलाना है, एक टाइम यूनिट तक हम चलाएंगे, और जैसे ही हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारे पास आएगा तो हम उसको स्विच कर देंगे वहाँ पे। जैसे ही P1 मान लो कि P4 हायर प्रायोरिटी का है और P1 पहले रन कर रहा था, तो हम P1 को बोलेंगे हाँ तू रेडी क्यू में वापस जा, और हम रनिंग क्यू में किसको लेके आ जाएंगे, P4 को लेके आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस पहले आ गया तो वो हम उसको रन करने लग जाएंगे। तो हमारे पास ये है इसको तरीका करने का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यानी कि P4 की हायर प्रायोरिटी, उसके बाद P3 की, उसके बाद P2 की, उसके बाद P1 की। तो इसके अराइवल टाइम दे रखे हैं, P1 का 0, P2 का 1, P3 का 2, P4 का 4, ये हमारे पास अराइवल टाइम दे रखे हैं। अब हमें पता है कि हमें गैंट चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, अब हमें एक एक टाइम यूनिट पे देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी का क्राइटेरिया है। तो हमें एक एक टाइम यूनिट तक सब प्रोसेस को चला के फिर देखना होगा। हमने क्या लिया, 0 टाइम पे लिया, और हमने सबसे पहले क्या दिखा, सबसे पहले सारे क्राइटेरिया भूल जाओ, सबसे पहले क्या हमारे पास कोई भी प्रोसेस 0 पे आ रखा है, यस 0 पे हमारे पास P1
P1 प्रोसेस अराइव हो रखा है, क्या कोई और हो रखा है, नहीं कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं आ रखा है। तब हम क्या करेंगे, ना हम प्रायोरिटी देखेंगे ना और कुछ देखेंगे, हम सीधा P1 को रन कर देंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस हमारे पास अगर कॉम्पिटिशन में हो, तब हमें प्रायोरिटी चेक करनी है, उनके अराइवल टाइप चेक करने हैं, बर्स्ट टाइम चेक करने हैं। अगर मान लो कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाए, तब उसके आप बर्स्ट टाइम चेक कर सकते हो, अराइवल टाइम चेक कर सकते हो कि हाँ जो पहला आया उसको कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दो उसको, या फिर जो उसका प्रोसेस नंबर देख लो पहले, ये तो सारे के सारे सेम हो गए तो उसका प्रोसेस नंबर चेक कर लो कि हाँ P3 पहले आता है, P4 पहले आता है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो जीरो टाइम पे हम खड़े हैं गैंट चार्ट में, तो जीरो टाइम पे हमारे पास P1 आ गया, P1 को हमने चलाया, P1 को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट किया, हमने 1 टाइम तक एग्जीक्यूट किया। फिर हमें क्या देखना है, कोई और प्रोसेस आया है क्या, तो हमने देखा तो हमारे पास P2 रेडी है भाई साहब। तो P2 की प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले ये देखो P2 की प्रायोरिटी है 20, यानी कि P2 है जो P1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे P2 को लेके आएंगे सबसे पहले। तो P1 को तो हमने एक टाइम यूनिट तक चला दिया, तो उसका बर्स्ट टाइम कितना था 5 था, तो उसको हमने कितना कर दिया 4 कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारे पास P2 है, P1 को वापस रेडी स्टेट में भेज दिया, अब P2 को क्या करेंगे हम, P2 को हम वापस रन करेंगे। तो P2 को हमने एक टाइम यूनिट तक चलाया, तो हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं 2 टाइम यूनिट पे। तो P2 पे हम चेक करेंगे कोई और प्रोसेस आया है नहीं आया हमारे पास। तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा आ चुका है, हमारे पास प्रोसेस आ चुका है P3। तो P3 की प्रायोरिटी P2 और P1 दोनों से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे P2 को बोलेंगे भाई तू रेडी क्यू में जा, और P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P3 को जब P2 को हमने एग्जीक्यूट किया, कितने तक किया, 1 तक किया, उसका बर्स्ट टाइम कितना था 4 था, तो उसका क्या हो गया अब 3 हो गया। अब हम P3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P3 को हमने एग्जीक्यूट किया एक टाइम यूनिट तक, 3 तक जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास हमने देखा कि हाँ और कोई प्रोसेस आया है नहीं आया है 3 टाइम यूनिट तक, तो हमने देखा कि हाँ 3 टाइम यूनिट तक कोई भी प्रोसेस नहीं आया है, क्योंकि P4 कब आएगा, P4 का अराइवल टाइम है 4, तो वो 4 पे आएगा। तब हमने एक टाइम यूनिट तक और चला दिया P3 को, तब हमारे पास क्या हो गया, P3 जो हमने है वो 2 टाइम यूनिट तक चला दिया। अब क्या होगा, तो उसका बर्स्ट टाइम क्या था P3 का 2 ही था, तो वो अब क्या होगा P3 तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब 4 पे खड़े हैं हम लोग, तो 4 पे क्या कोई और प्रोसेस आया है हायर प्रायोरिटी का, यस हमारे पास P4 आया है। तो P4 की प्रायोरिटी क्या है, P4 की प्रायोरिटी 40 है, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यहाँ पर पास क्वेश्चन में दे रखा था। तो P4 को हम रन करेंगे P1 और P2 से पहले। तो P4 को हमने रन किया, तो P4 को हमने रन किया, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, P4 का बर्स्ट टाइम 1 ही है, तो हमने 4 से 5 तक उसको रन किया, तो हमारे पास P4 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 5 पे हमारे पास कोई प्रोसेस आया नहीं आया है, तो हमारे पास सारे प्रोसेस जो अभी हमने देख लिया कि रेडी स्टेट में पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 5 पे जिस पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस बच गए, हमारे पास P1 और P2 के प्रोसेस बच गए, तो हमने क्या किया, हमने P1 और P2 में देखा हायर प्रायोरिटी इसकी है तो P2 की है, तो हमने P2 को वापस रनिंग स्टेट में लाया, गैंट चार्ट में लाया, और P2 को रन करेंगे कहाँ तक, क्योंकि अभी 2 ही प्रोसेस बचे हमारे पास, तो इसके जितना बर्स्ट टाइम बचा है उतना हम कैलकुलेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई प्रोसेस आने वाला है नहीं, हमने देख लिया क्वेश्चन में हमारे पास, और P1 की है जो लोअर ही रहने वाला है उससे P2 से, तो हम क्या करेंगे P2 को रन कर देंगे, कितना उसका बर्स्ट टाइम कितना बचा है 3 बचा है, तो हम उसको 5 से 8 तक रन कर देंगे, और 8 से 12 तक इसको रन कर देंगे, P1 को रन कर देंगे, उसका बर्स्ट टाइम 4 है इसलिए। तो हमने पूरा गैंट चार्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसा कि सारी हम पहले ही भी करते आए हैं, तो हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम क्या आ जाएगा, कंप्लीशन टाइम आ जाएगा कि भाई साहब सब पहले कंप्लीट कब हुआ, तो P1 कब कंप्लीट हुआ, सबसे लास्ट में देखो कि सबसे राइट हैंड साइड से चेक करेंगे हम, तो P1 का राइट हैंड साइड में क्या लिख रखा है 12 लिख रखा है, P1 सबसे लास्ट में यहाँ पे आकर हुआ था, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम हो गया P1 का 12, P2 का 8, P3 का 4 और P4 का 5, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम ये हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या निकाल लिया हमने, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया P1 का 12, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमें पता ही है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हमें निकाल लिया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करके P1 का जो है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया 12 माइनस 0 यानी कि 12, और P2 का आ गया 7, P3 का आ गया 2, P4 का आ गया 1। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो हमने वेटिंग टाइम का कैलकुलेट कर लिया, P1 का 7 आ गया, P2 का 3 आ गया, P3 का 0, P4 का 0, तो ये हमारे पास आ गया वेटिंग टाइम। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी या फिर सेम अराइवल टाइम हो जाएगा तो आप ये कर सकते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सकते हो, ये जैसे मैंने पहले भी बता दिया। अगर यहाँ पे सारे के सारे सेम है तो आप प्रोसेस आईडी चेक कर सकते हो, ये हमारे पास आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हमने अभी तक पढ़ा कि जो है हमारी फाइल जो है अगर उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, यानी कि कोई फाइल एक्सेस करनी है, तो वो जो वेटिंग क्यू में चली जाती है, ब्लॉक क्यू में चली जाती है, तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ईच प्रोसेस यूजेस सीपीयू, यानी कि सीपीयू को यूज किया, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करेगी, उसके बाद सीपीयू को यूज करेगी अगेन। ये हमारे पास बर्स्ट टाइम ऐसे दिया हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि हर प्रोसेस के पास उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग से है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, अराइवल टाइम, प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम जो हमने दे रखा है कि सीपीयू इनपुट आउटपुट और फिर सीपीयू। पहले सीपीयू के पास प्रोसेस आया, उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गया और उसके बाद वापस सीपीयू में वापस आ गया कि हाँ मेरे को अब मेरा प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो अब हमें ये करना है। तो हमारे पास क्या
दे रखा है, हमारे पास प्रायोरिटी बेस दे रखा है। प्रायोरिटी बेस में क्या दे रखा है, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दे रखा है P1 P2 P3 और अराइवल टाइम दे रखा है इसका 0 2 3 3 और प्रायोरिटी दे रखी है 2 3 1 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी है P3 की, उसके बाद P1 की, उसके बाद P2 की, उसके बाद सबसे लास्ट में P4 की। अब CPU टाइम भी दे रखे हैं, इनपुट आउटपुट भी दे रखे हैं, CPU भी दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल गैंट चार्ट बनाना है। तो हमेशा अगर सिंपल गैंट चार्ट अगर हम बनाए तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम 0 से शुरू करते हैं। और कैसे करेंगे, एक एक टाइम यूनिट तक करेंगे। 0 पर हम चेक करेंगे क्या कोई प्रोसेस हमारे पास आया है, तो P1 हमारे पास आया है, तो हमने उसको कहाँ तक एग्जीक्यूट किया, हम 0 से लेके 1 तक। क्यों, क्योंकि उसका CPU जो टाइम पहले वाला टाइम देखो कि हाँ उसका CPU टाइम क्या है, उसका 1 ही है, तब हमने उसको 1 तक एग्जीक्यूट किया। और हम अब चेक करेंगे क्या कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है, नहीं आया है, और कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस नहीं आया है। पर यहाँ पे जो P1 प्रोसेस है हमारे पास, उसका पहला CPU जो है, मतलब उसको अभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसका इनपुट आउटपुट प्रोसेस कितना यूनिट का है, 5 यूनिट का है। तो अगले 5 यूनिट तक वो है ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास P1 को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे किस P1 का जो क्या शुरू हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो है 1 पे तो कोई प्रोसेस आ नहीं रखा है, हमने अराइवल टाइम देखा सबका, तो 1 से लेके 2 तक हमने और रन किया। तो 1 से 2 तक हमारे पास CPU क्या रहा, हमारे पास 1 से लेके 2 तक हमारे पास CPU रहा आइडल। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 पे वापस आ गए हम। तो 2 पे हमने चेक किया कि हमारे पास कोई प्रोसेस आया है, तो हमने चेक किया यस हमारे पास P2 प्रोसेस आया है। तो P2 प्रोसेस को हमें रन कर देना है। क्यों, P1 तो अभी तो इनपुट आउटपुट में है, वो तो अभी परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी अभी 1 यूनिट परफॉर्म हो रखे हैं, 4 अभी बचे हैं। तो हम अभी उसको देख लेंगे कि 5 यूनिट के बाद हम उसको वापस से देख लेंगे। अब जो P2 है उसको हमने 1 टाइम यूनिट तक रन किया, 2 से लेके 3 तक। अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 पे हमारे पास कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है, नहीं आया। तो हमने चेक किया तो हमारे पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस P3 आ चुका है और P4 आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, P4 की तो प्रायोरिटी जो है हायर नहीं है, वो तो सबसे लोअर है, तो P4 को अभी तो रन करेंगे नहीं हम। तो हम किसको रन करेंगे, अब हम रन करेंगे P3 को। क्यों, क्योंकि P2 से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P3 की है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी है। तो हमने क्या किया, P3 को रन किया। कब, कहाँ से कहाँ तक, उसको रन किया हमने 3 से लेके 4 तक। फिर हमने 4 पे देखा कि कोई और प्रोसेस आया है, नहीं हमारे पास कोई और प्रोसेस नहीं है, हमारे पास जो भी प्रोसेस है वो पड़े हैं। फिर हम देखें क्या P1 का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका है, नहीं उसका कंप्लीट अभी नहीं हुआ, उसके पास अभी 2 टाइम यूनिट हमें और देने पड़ेंगे। तो हमारे पास P3 को हमने एग्जीक्यूट किया 3 से लेके 4 तक, फिर 4 से लेके 5 तक। अब हमने 5 पे चेक किया, 5 पे हमारे पास क्या हो गया, P3 के जो CPU का फर्स्ट टाइम देखो आप, P3 का CPU का फर्स्ट टाइम 2 ही था, तो 2 यूनिट तक हमने P3 को रन कर दिया। अब P3 क्या करेगा, P3 जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने लग जाएगा, उसका इनपुट आउटपुट 3 यूनिट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी P3 ने अपना इनपुट आउटपुट शुरू कर दिया। तो इसके बाद प्रोसेस कौन सा है हमारे पास, इसके पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारे पास P2 पड़ा है। P2 को हमने रन कर दिया 5 से लेके 6 तक। अब हम 6 पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि P1 का जो है अभी इनपुट आउटपुट हो चुका है कंप्लीट। तो P1 क्या हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है P2 से, यस हमारे पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो हम वहां पे P2 को छोड़ देंगे, P2 को बोलेंगे तू रेडी स्टेट में जा वापस से, और P1 को लेके आ जाएंगे। तो P2 के कितने टाइम यूनिट रन हो चुके हैं, उसके 2 टाइम यूनिट रन हो चुके हैं, और एक्चुअल में उसके टाइम यूनिट है क्या, 3 है। इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने से पहले उसके पास 3 टाइम यूनिट रन करने पड़ेंगे उसको, बट हमारे पास हमने 2 कर लिए, तो हमारे पास 1 बचा है अभी तक P2 का। अब हम क्या करेंगे, P1 को रन करेंगे। P1 का इनपुट आउटपुट प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो हम P1 को रन किए 6 से 7 तक। अब हमने 7 पे चेक किया, किसी का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। कोई नया प्रोसेस हमारे पास हायर प्रायोरिटी का आया है, नहीं आया है। तो हमने P1 को और एग्जीक्यूट किया, P1 को और एग्जीक्यूट किया, कहाँ थे हम थे 7 से 8 तक हमने कंप्लीट किया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास P3 का जो है इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, 3 यूनिट तक का उसका था, तो यहाँ पे P3 का कंप्लीट हो गया इनपुट आउटपुट। तो हमने क्या किया, P3 जो है P1 से हायर प्रोसेस का है, तो हमने क्या किया, P3 को वापस लेके आए। हालांकि P1 एक ही यूनिट का बचा है, तो हमने P3 को वापस लेके आए। 8 से लेके 9 तक P3 को रन किया, तो वहाँ पे जो है एक टाइम यूनिट तक हमने उसको चला दिया, और जो है वो P3 अब टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास P3 का फंडा हो गया गुल। अब हमारे पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन सा बचा है, वापस P1 बचा है। तो हमने देखा P1 को 9 से 10 तक रन किया, तो 9 से 10 तक जैसे ही हमने P1 को रन किया, तो P1 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, कि P1 यहाँ पे P1 का भी फंडा कंप्लीट हो गया, P3 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले CPU टाइम में भी ये P1 कंप्लीट हो गया और P3 कंप्लीट हो गया। अब हम P1 के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस आएगा, P1 के बाद हमारे पास प्रोसेस पड़ा है P2। अब P2 को 1 टाइम यूनिट तक रन करेंगे हम 10 से 11 तक। उसके बाद P2 जो है अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेस करना शुरू कर देगा। फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास जो है P4 जो सबसे लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको रन करेंगे। तो हमने P4 को रन किया 11 से लेके 12 तक, 11 से लेके 12 तक उसको रन किया। उसका CPU यूज करने का अभी कितने यूनिट है, अभी 2 यूनिट बाकी है। तो हमने देखा कि P2 का भी इनपुट आउटपुट अभी तक पूरा हुआ नहीं है। P2 का इनपुट आउटपुट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 टाइम यूनिट के बाद उसका P2 का जो है पूरा होगा। तो हमने P4 को रन किया 11 से 12 तक, 12 से 13 तक हमारे पास P4 भी पूरा हो गया। और P4 क्या कह रहा है, मैं अब करूंगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म। तो P4 को हमने बोल दिया कि इनपुट आउटपुट आप परफॉर्म कर लो। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है P2 भी इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, P4 भी इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप बोलोगे कि यार अब क्या करेंगे हम, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो अब यहाँ पे 13 से लेके
14 तक हमारे पास CPU क्या रहेगा, हमारे पास आइडल रहेगा। फिर जो P2 है उसका जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म हो गया पूरा, तो हमारे पास P2 आ जाएगा वापस क्यू में। तो P2 को हमने कहाँ तक रन कर दिया, P2 को रन कर दिया हमने 14 से लेके 15 तक। तो हमारे पास P2 भी कंप्लीट हो गया, P2 का भी जो लास्ट वाला CPU टाइम था वो 1 था, तो हमारे पास P2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है P4 तो अभी तक इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कितने देर तक उसको और करना है, तो हमने यहाँ पे 15 से लेके 17 यानी कि 2 टाइम यूनिट तक चला दिया। अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई तो आप 2 टाइम यूनिट तक चला सकते हो, 15 से 16, 16 से 17, यानी कि आपने 15 से 17 तक चला दिया। CPU वहाँ पे आइडल था। अब वहाँ पे P4 का भी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, तो P4 का जो है वापस लास्ट वाले CPU का टाइम कितना है, 1 है, तो 17 से लेके 18 तक P4 हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो ये कंप्लीट फंडा था किसका, ये हमारे पास क्राइटेरिया था प्रायोरिटी बेस्ड और प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देख लिया कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास सारे प्रोसेस जो है 18 टाइम यूनिट पे जो पूरे हो गए। तो ये हमारे पास आ गया पूरा का पूरा गैंट चार्ट बन के। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि P4 कब खत्म हुआ, 18 पे कंप्लीशन टाइम उसका हुआ 18 पे, P2 कब हुआ उसका हुआ 15 पे, और P1 कब होगा, P1 का होगा 10 पे, और P3 का हुआ 9 पे। तो ये हो गया इसका कंप्लीशन टाइम, ये हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास सारा का सारा कंप्लीशन टाइम आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हमने अभी देखे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अली किसी एग्जाम को उठा के देख लो, यूजीसी नेट एग्जाम को उठा के देख लो, गेट एग्जाम को उठा के देख लो, या फिर आपके यूनिवर्सिटी लेवल को भी उठा के देख सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया ताकि आपको कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे इसमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की। हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कवर कर लेते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने देखा कि हम एक प्रोसेस को ला रहे हैं और एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, आज के जमाने में हम क्या करते हैं, क्या हम एक प्रोसेस को लेके आते हैं और उसको रन करते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास है सारे के सारे प्रोसेस पैरेलल में रन करते हैं। तो हमारे पास ये जो है आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग इसको बोलते हैं हम। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस जो है साथ में रन कर रहे होते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, तो इस पे मैक्सिमम आपको अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम थ्योरी पॉइंट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो बनते ही नहीं है, मोस्टली बहुत ही रेयर चांस है कि इसको न्यूमेरिकल में पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास नहीं है कि इसको न्यूमेरिकल में पूछ ले। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अर्लियर एल्गोरिदम यूज्ड ओनली वन रेडी क्यू, हमने यहाँ पे देख लिया कि और जो सारे के सारे एल्गोरिदम थे किस में देखे हमने, वन रेडी क्यू में देखे। फिर हम क्या कर रहे हैं कि मल्टी लेवल क्यू कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेवल क्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस मतलब हमारे पास है सिस्टम प्रोसेसेस। सिस्टम प्रोसेस में हमारे पास क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि अगर मान लो कि सिस्टम में कोई इंटरप्ट आ गया तो सारे के सारे प्रोसेस छोड़ के वो जो सिस्टम है उस प्रोसेस पे ध्यान देगा। तो हमारे पास सिस्टम प्रोसेस के है हायर प्रायोरिटी। उसके बाद क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब कि वीएलसी मीडिया प्लेयर चला रहे हैं, मूवीज चला रहे हैं, तो वहां पे वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी है मीडियम प्रायोरिटी। और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, बैच प्रोसेस, इसकी क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी। अब उसको क्या बोलते हैं हम, बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हमारे पास रन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बैच प्रोसेस है। अब ईच टाइप हैज इट्स ओन रेडी क्यू, यानी कि सबके पास अपनी अपनी अलग से रेडी क्यू बन रखी है। सिस्टम की है सिस्टम क्यू, इंटरेक्टिव की है इंटरेक्टिव क्यू, बैच की है बैच क्यू। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, पहले सिस्टम वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर इंटरेक्टिव होगा, फिर सबसे लास्ट में बैच वाला होगा। अब ईच क्यू कैन हैव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे मान लो कि अगर हम देखें कि सिस्टम वाला जो है वो राउंड रॉबिन यूज कर सकता है, इंटरेक्टिव वाला शॉर्टेड जॉब फर्स्ट और FCFS भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सबके है जो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सब अपने पास यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथम कैन बी सेम और डिफरेंट। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे अगर हम एडवांटेज रियल लाइफ कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस की बात करें तो प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम कैसे आती है कि मान लो कि बैच वाला जो हमारे पास प्रोसेस है उसकी सबसे लोअर प्रायोरिटी है, हमारे पास बैच में इतने सारे प्रोसेस आके पड़े हुए हैं, बट मान लीजिए कि इंटरेक्टिव वाले प्रोसेस आते ही जा रहे हैं, तो हमारे पास बैच की तो नंबर की बारी ही नहीं आएगी उसको एग्जीक्यूट करने की। तब हमारे पास ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, कि हमारे पास बारी ही नहीं आ रही है बैच को एग्जीक्यूट करने की, बैच वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इसके सॉल्यूशन में हमने कर दिया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो थ्योरी में मैंने इसकी सारी बताई दी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई साहब, हमारे पास आपने तो बोल दिया स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो इसको हमने सॉल्व किसमें किया, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमने सॉल्यूशन क्या किया, हमने फीडबैक मैकेनिज्म लगा दिया, यानी कि ग्रेजुअली अपग्रेड लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस टू हायर क्यूज। हमने क्या किया, हमारे पास 3-4 क्यूज हमने ऐसे बना के रख दी, जिसमें हमने क्या किया, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का क्यू है उसको मान लो पहली क्यू में हमने RQ1 है, हमारे पास RQ2 है, RQ3 है, RQ4 है, तो हम उसको पहली क्यू में मान लो 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसको अपग्रेड करके उसका फीडबैक देके हमने अगली क्यू में फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास क्यू की बारी नहीं आ रही थी, सॉरी प्रोसेस की बारी नहीं आ रही थी रन होने की, उसको हम मल्टीपल टाइम यूनिट्स
इसमें रन कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर लोएस्ट क्यू गेट्स सीपीयू ओनली आफ्टर हायर क्यू फिनिश, यानी कि हायर क्यू तो अपना पैरेलल चलता रहेगा। अब हमने जो फीडबैक दिया है, फीडबैक किसको दिया है, रन प्रोसेस पार्शियली देन अपग्रेड टू हायर क्यू, हमने प्रोसेस उसको चलाया पूरा और उसको हमने अपग्रेड कर दिया। अब जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हम फीडबैक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आए और रन हुए सिस्टम में। तो हमने क्या करें, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। हमारे पास P1 आया, कोई भी एक बैच प्रोसेस है, उसका है जो हमें 19 टाइम यूनिट तक हमें चलाना है। तो हमारे पास सबसे लोएस्ट क्यू में आया, तो हमने उसको कहाँ तक चला दिया, हमने उसको चला दिया 2 यूनिट तक। तो उसके कितने बज गए, उसके 17 बज गए। तो उसको हमने फीडबैक देके कहाँ भेज दिया, नेक्स्ट क्यू में भेज दिया। नेक्स्ट क्यू में क्या हुआ, नेक्स्ट क्यू में है जो वो 4 टाइम यूनिट तक चल जाएगा। फिर उसको बच गई कितनी, उसकी बच गई 13। फिर उसको आगे वाली क्यू में मूव कर दिया क्योंकि अभी और लोएस्ट जो है हमारे पास आएंगे ना प्रोसेसेस। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट क्यू में उसको भेज दिया। तो उसको कहाँ तक चलाया, उसको 8 यूनिट तक चलाया। फिर हमारे पास बच गई कितनी, 5 बच गई। तो अब हमने इसको क्या किया, वो फाइनल क्यू है उसमें हमने मूव कर दिया। तो फाइनल क्यू में क्या है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हमने फंडा लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे P1 ने एंटर किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग 5 बचा है उसकी टाइम यूनिट वो अभी रन हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने बैच प्रोसेस जो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस थे उसको हमने रन कर दिया। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे बेनिफिट हुआ हमारे पास प्रिवेंट स्टारवेशन ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस। जो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस थे, बैच प्रोसेस थे, वो रन नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इसको मल्टीपल क्यू में ऐसे रन कर दिया। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अनअफेक्टेड, यानी कि हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस थे वो अनअफेक्टेड रहे, यहाँ पे वो आएंगे और वो रन होंगे। साथ में हमने क्या कर दिया, लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस को भी रन कर दिया। तो ये सब कुछ था फंडा मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। और हमने देखा राउंड रॉबिन देखा, प्रायोरिटी बेस्ड देखा, इनपुट आउटपुट में हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बात करें, अगर हम गेट, यूजीसी नेट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट ये वीडियो 95% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।